हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में प्रश्नावली 4 के जितने भी एग्जाम्पल हैं, इन सारे एग्जाम्पल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल फर्स्ट था वो मैंने आपको जब प्रश्नावली 4.2 समझाई थी, उसमें आपका सवाल नंबर 2 था कि जो उदाहरण नंबर 1 है उसको वहाँ पर पूछा गया था। तो मैंने उसी एग्जाम्पल फर्स्ट को आपको अध्याय 4.2 में समझा दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उदाहरण नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ। तो आप देखिए उदाहरण नंबर 2। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर 4 भाग हमको दिए गए हैं, तो हम इन 4 भागों को हल करेंगे। सबसे पहले आप पहले भाग को देखिए। जो पहला भाग है हमारा वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। यहाँ पर ये हमें समीकरण दी गई है। हमें ये यहाँ पर जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर इसको हल करने पर यह हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ जाती है, तो ये द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो हम इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसके अनुसार हम इसको खोलेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, और प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर था उसको हमने यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, आगे हमको दिया गया है प्लस 1 और बराबर 2x माइनस 3। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 करने पर यहाँ पर आएगा 4x और प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x और 4 एक हमारे हो जाएंगे 5, प्लस के 5 हो गए, और इन दोनों का अभी हम इधर पक्षांतरण करेंगे। तो जो 2x हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के, और जो 3 माइनस के हैं वो हो जाएंगे हमारे प्लस के बराबर 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के दोनों जो 2x है ये दोनों हमारे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमारा यहाँ पर माइनस का ही रहेगा। तो माइनस के 4x और माइनस के 2x ये हो जाएंगे माइनस के 6x, और प्लस के 5 और 3 ये हो जाएंगे 8 बराबर 0। तो हम देखते हैं कि ये समीकरण हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। दी गई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब इसी प्रकार हम जो इसका दूसरा सवाल है इसको मैं हल करना बता रहा हूँ। तो देखिए जो दूसरा सवाल है वो है हमारा x मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा x है इसको हम x प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो जब x को x से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस x को जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x और प्लस 8 बराबर। अब x प्लस 2 को x माइनस 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो देखिए या तो आप इसको जो हमारा फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी इससे भी हम गुणा कर सकते हैं, या फिर पहले आप x को इन दोनों से गुणा कीजिए और फिर प्लस दोनों को 2 को इन दोनों से गुणा कीजिए।
तो यहाँ पर मैं आपको फार्मूले से बता रहा हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा पहली संख्या का स्क्वायर, माइनस बी का मतलब हो जाएगा दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, अब यहाँ पर बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4। अब हम इन दोनों का इधर पक्षांतरण कर लेंगे, तो पक्षांतरण करने पर हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 8 और माइनस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस के 4 है वो हो जाएंगे प्लस के 4 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस के हैं, तो दोनों यहाँ पर कट जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर रह जाएगा एक्स, और प्लस के 8 में से प्लस के 4 दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जाएंगे प्लस के 12 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास हल करने पर हमें प्राप्त हुआ है वो x प्लस 12, तो यहाँ पर यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दी गई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट भाग 3 देखिए, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको हल करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए जो आपका थर्ड भाग है वो है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए पहले x को हम 2x प्लस 3 से गुणा करेंगे। जब x को 2x से गुणा करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम कर लेंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1, और यहाँ पर बराबर 0। तो देखिए 2x स्क्वायर ये प्लस के हैं और ये माइनस के एक्स स्क्वायर हैं। जब 2x स्क्वायर में से माइनस के एक्स स्क्वायर जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x और माइनस 1 बराबर 0। तो जो हल करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त हुई यानी समीकरण प्राप्त हुई वो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हम लिख देंगे यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका जो लास्ट भाग है चौथा, इसको भी हम हल कर लेते हैं। ये भी हमें यहाँ पर हल करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारा जो चौथा भाग है वो है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर हम इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर, ये संख्या हमारी ऐसे आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखिए जब हमने इसको यहाँ पर खोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो सूत्र होता है हमारा वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
यानी ए स्क्वायर का मतलब हो गया पहली संख्या हमारी x है तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 है तो दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या तो 2 है तो 2 का वर्ग आ जाएगा बराबर x³ - 4। इनको जब हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस इन दोनों तीनों को गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 2 का वर्ग होता है 4। इन दोनों का इधर करेंगे पक्षांतरण तो माइनस का x³ माइनस के 4। यहाँ पर सबसे जो बड़ी घात वाली है वो है माइनस का x³। इसके बाद में हमारा आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर फिर प्लस के 4x और यहाँ पर ये प्लस के 4 ये माइनस के 4 दोनों कट जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा बराबर 0। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास हल करने पर हमें समीकरण प्राप्त हुई वो हमारी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात आ रही है वो यहाँ पर हमारी 3 आ रही है तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिख देंगे यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से हमारे जो उदाहरण का पहला सवाल था उसमें 4 भाग थे वो पूरे समाप्त होते हैं। अब हम उदाहरण 2 को हल करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 3 यहाँ पर जो आपका सवाल है वो है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं तो जो दी गई समीकरण है हमारी वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो हम जब इसके मूल ज्ञात करेंगे तो पहले हमको गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हम पहली संख्या को जो लास्ट संख्या है हमारी तीसरी संख्या इससे गुणा करेंगे। 2x स्क्वायर को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे आएंगे यहाँ पर 6x स्क्वायर। अब हम इस 6 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास माइनस के 5 आने चाहिए। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर के जब हम 2 खंड करते हैं तो उसके 2 टुकड़े होते हैं 3 गुणा 2। 3 और 2 को गुणा करने पर हमारे पास 6 आ जाएंगे और जब हम 3 को और 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। लेकिन जो 5 है हमारे वो माइनस के हैं तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3x और माइनस के 2x क्योंकि माइनस के 3x और माइनस के 2x दोनों जुड़ करके हो जाएंगे माइनस के 5x और हमको यहाँ जो हमारे मध्य में संख्या है इसमें लाने हमको माइनस के 5x। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर माइनस के 5x आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। इस माइनस 5x की जगह हमने यहाँ पर माइनस के 2x और माइनस के यहाँ पर 3x लिख दिए। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन हमारे पास आएंगे 2x और जब 2x स्क्वायर में हम 2x का भाग देंगे तो 2 से 2 और 1 से x कट जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 2x में 2x का भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 बार। माइनस के यहाँ पर 3 कॉमन आ रहे हैं। जब 3 कॉमन आ रहे हैं तो 3x में जब हम इस 3 का भाग देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा और x बच जाएगा। तो यहाँ 1x बचेगा तो यहाँ पर हम x लिख देंगे और ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे माइनस और जब 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारी जो कोष्टक की संख्या है वो समान आ रही है। तो एक बार हम कोष्टक की संख्या फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कोष्टक की संख्या लिख देंगे। अब जो बाहर बचेगी वो हमारी यहाँ जाएगी दूसरे कोष्टक में तो यहाँ जाएगी 2x माइनस 3 बराबर 0।
अब यहाँ पर हम x माइनस 1 बराबर भी 0 मान लेंगे और 2x-3 बराबर भी यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे, जब एक का हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ जाएंगे x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2x, जब 3 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 3 यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे और x बराबर हो जाएगा 3/2। इस प्रकार हमारे इस समीकरण के मूल हमें 1 और 3/2 प्राप्त हुए। तो यहाँ लिख देंगे, अतः इस समीकरण के मूल 1 और 3/2 होंगे। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 3 है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम उदाहरण नंबर 4 को हल करेंगे। अब आप देखिए उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। जैसे हमने उदाहरण नंबर 3 में क्या था, अभी समीकरण के मूल, इस प्रकार से यहाँ भी हमें मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी द्विघात समीकरण है वो है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर हम इसको पहले गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या को हम -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे हमारे 6 गुणा -2 करेंगे तो ये आएंगे -12। अब हम -12 के 2 खंड करते हैं तो 12 के खंड हम 4 गुणा 3 कर लेते हैं और जब 4 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1। तो यहाँ भी हमको 1x लाना है, तो 1x हमको लाना है माइनस का, इसलिए यहाँ पर हम -4 और प्लस के 3 लिख लेंगे। क्योंकि जब -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो यह बच जाएगा -1 और यहाँ भी हमको -1x लाना है। तो हमारे खंड हो जाएंगे -4x और प्लस के 3x। क्योंकि -4x में से जब प्लस के 3x जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे -x। और जब इनको गुणा करेंगे हम दोनों को तो यहाँ आएंगे 4 × 12 x² वो किसका आएंगे माइनस के, और यहाँ भी हमारे पास इन दोनों को गुणा करने पर आया था -12 x²। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जब हल करेंगे तो 6x² और यहाँ पर आप प्लस के 3x माइनस के 4x और ये -2 बराबर 0। जो -x हमारी जो मिडिल संख्या थी, बीच वाली संख्या, इसके हमने 2 फैक्टर कर लिए, 3x प्लस के और -4x। हम यहाँ पर पहले -4x भी लिख सकते हैं और प्लस के 3x इसके बाद लिख सकते हैं। उससे हमारे इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन हमारे आ रहे हैं यहाँ पर 3x, और जब 3x का भाग हम 6x² में देंगे तो 6x² में 3x का भाग देने पर यहाँ भाग जाएगा 2x बार, प्लस 3x में 3x का भाग 1 बार जाएगा। यहाँ पर माइनस के 2 कॉमन आ जाएंगे, माइनस के 2 का हम -4x में भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x में जब 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2x बार, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, कोष्ठक की संख्या एक जैसी है तो 2x + 1 हम दोबारा यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो बाहर वाली संख्या यहाँ 3x है, -2 है, तो यहाँ लिख देंगे 3x - 2 बराबर 0। जब हम इनके मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2x + 1 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर 1 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 1 हमारा माइनस का हो जाएगा और x बराबर आ जाएंगे -1/2। इसी प्रकार जब हम 3x - 2 बराबर भी 0 लिखेंगे तो 3x बराबर 2 का करेंगे पक्षांतरण तो 2 प्लस के हो जाएंगे और x बराबर आ जाएगा 2/3। इस प्रकार से हमारी इस समीकरण के मूल हमें -1/2 और प्लस के 2/3 प्राप्त हुए। तो यहाँ लिख देंगे, इस
समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल -1/2 और 2/3 होंगे। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 4 था वो भी अब समाप्त होता है। अब हम उदाहरण नंबर 5 को हल करेंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर जो 5 है वो है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो समीकरण दी गई है इस समीकरण के हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं। वही पहले सबसे पहले हम जो द्विघात समीकरण है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारी जो द्विघात समीकरण है वो है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए जब हम इस समीकरण के यहाँ पर मूल ज्ञात करेंगे तो हम पहले जो पहली संख्या है इसको यहाँ पर दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। तो जब 3x² को हम 2 से गुणा करेंगे तो 3x² यहाँ पर प्लस के हैं और जो 2 हैं वो भी प्लस के हैं। इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आएंगे 6x²। अब हम यहाँ पर 6 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे कि उन टुकड़ों को यदि हम गुणा करें तो आने चाहिए हमारे 6 और उन टुकड़ों को या तो जोड़ें या फिर घटाएं। जोड़ने या घटाने पर हमारे पास आने चाहिए 2√6, वो भी आने चाहिए माइनस के 2√6 आने चाहिए उनको जोड़ने या घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर जब हम 6 के खंड करें √6 गुणा √6, जब हम √6 को √6 से गुणा करते हैं तो आपको पता है कि √6 को √6 से गुणा करने पर 6 आएंगे, क्योंकि √6 को √6 से गुणा करते हैं तो यहाँ आते हैं √36 और √36। इससे 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल आएगा 6। तो यानी कि √6 को √6 से गुणा करने पर 6 आ गए। और जब हम √6 और प्लस √6 करते हैं तो हमारे पास आएंगे, दोनों को जोड़ने पर आएंगे 2√6, क्योंकि यहाँ पर 1√6, यहाँ भी हमारा 1√6 है। तो 1√6 और 1√6 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 2√6। तो यहाँ पर हमको लाने हैं माइनस के 2√6, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ भी माइनस के √6 ले लेंगे और यहाँ भी माइनस के √6 ले लेंगे, क्योंकि माइनस के √6 और माइनस के √6 ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 2√6। तो इस प्रकार से हम इनके जो हमारे 6 थे इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए, -√6x और माइनस के √6x। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे -√6x और माइनस के √6x। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस 2 बराबर 0। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा √3x। जब √3x का भाग हम 3x² में देंगे तो देखिए 3 में √3 का भाग जाएगा √3 बार, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आते हैं, इसलिए 3 में √3 का भाग √3 बार जाएगा और x² में x का भाग यहाँ पर x बार जाएगा। फिर माइनस जब हम √6 में √3 का भाग देंगे तो ये जाएगा √2 बार और x से x कट जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम इन दोनों में यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन आएगा हमारा √2, क्योंकि √2 का भाग √6 में भी जा रहा है और √2 का भाग 2 में भी जा रहा है। तो सबसे पहले हम √2 का भाग -√6x में देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर √6 में √2 का भाग देने पर आएंगे √3 और यहाँ x बच जाएगा और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। और 2 में जब हम √2 का भाग देंगे तो 2 में √2 का भाग
अंडर रूट 2 बार जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से हम गुणा करते हैं तो यहाँ जाएंगे हमारे 2 और यहाँ पर बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी कोष्टक की संख्याएं हैं वो बिल्कुल समान है। तो हम एक बार कोष्टक की संख्या लिख देंगे और एक बार जो हमारे पास बाहर कॉमन लेने पर आई वो संख्या लिख देंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम दोबारा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे बच जाएंगे अंडर रूट 3x और माइनस के अंडर रूट 2 बराबर 0। तो जब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर हम यहाँ 0 ले लेंगे। इसको जब हल करेंगे तो अंडर रूट 3x बराबर इसका करेंगे पक्षांतरण तो ये अंडर रूट 2 हो जाएंगे और x बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 2/3। तो हमारे इस प्रकार से x का मान अंडर रूट 2/3 आ गया। इसी प्रकार से हम जब दूसरी को भी हल करेंगे तो वही मान आएंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर संख्याएं एक जैसी है। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। सबसे पहले हम इस अंडर रूट 2 का उधर पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट 2 हमारे हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर अंडर रूट 3x बराबर हो जाएंगे अंडर रूट 2, तो x बराबर आ जाएंगे अंडर रूट 2/√3। इसको हम x बराबर अंडर रूट 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर अंडर रूट है। इस प्रकार हमारे इस समीकरण के जो मूल हैं वो दोनों एक समान प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः इसे द्विघात समीकरण के मूल अंडर रूट 2/3 और अंडर रूट 2/3 होंगे। इस प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 5 है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम उदाहरण नंबर 6 को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 6, यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है कि जो अनुच्छेद 4.1 में प्रार्थना कक्ष की बीमाएं दी गई है वो हमें यहाँ पर बीमाएं ज्ञात करनी है। तो प्रश्न हमारा है यहाँ पर कि एक प्रार्थना कक्ष की बीमाएं ज्ञात कीजिए। प्रार्थना कक्ष की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है तथा कक्ष का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दिया गया है। तो हमें यहाँ पर इसकी बीमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x मीटर है। हमने यहाँ पर प्रार्थना कक्ष की जो चौड़ाई है उसको x मीटर मान लिया। तो जो प्रार्थना कक्ष की लंबाई है वो इस चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगी तो प्रार्थना कक्ष की लंबाई बराबर चौड़ाई का दुगना, या तो चौड़ाई x थी तो इसका दुगना 2x, इससे 1 मीटर अधिक है। तो ये हमारी हो जाएगी लंबाई। अब इन दोनों का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 300 वर्ग मीटर। तो प्रश्नानुसार हम दोनों को गुणा कर देंगे, x गुणा 2x + 1 बराबर 300 वर्ग मीटर। तो जब इसको हल करेंगे तो पहले हम x को 2x से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 2x² और प्लस x को 1 से जब गुणा करेंगे तो x आ जाएगा और इस 300 का कर लेंगे हम इधर पक्षांतरण, तो 300 हमारे हो जाएंगे माइनस के। अब देखिए हम इसके गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो जब हम 2 को -300 से गुणा करते हैं तो यहाँ आएंगे -600। अब इस -600 के हम 2 टुकड़े ऐसे करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर प्लस का एक x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर
आप 600 के अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। इसमें 2 का भाग देने पर आएगा 300, फिर 2 का भाग देंगे तो 150 बार जाएगा। इसमें 2 का भाग 75 बार जाएगा। फिर हम 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 25 बार जाएगा, और 5 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इनके हम यहाँ पर खंड करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए, 1 एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 दूने 4, दूने 8, 8 तिये 24 ये हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 गुणा 5 करेंगे तो 25। अब देखते हैं हम 25 में से जब यहाँ पर हमारे 24 जाएंगे, 25 में से यहाँ पर हमारे 24 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे प्लस का 1 एक्स। तो हम 25 24 को लिख देंगे, 25 माइनस 24 बराबर प्लस का यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो यानी इसके खंड हो जाएंगे 25 एक्स माइनस 24 एक्स बराबर 1 एक्स बच जाएगा। तो हम यहाँ पर खंड करने पर हमारे आए, यहाँ लिख देंगे हम प्लस के 25 एक्स माइनस के 24 एक्स माइनस 300 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में हमारा x कॉमन आएगा, तो x का भाग देंगे 2x स्क्वायर में तो 2x बार जाएगा, और 25x में x का भाग 25 बार जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन हमारा यहाँ पर 12 आएगा। जब हम 12 का भाग माइनस के 24x में देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये यहाँ पर 12 दूने 24, 2x बार भाग जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 300 में जब माइनस 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे जाएंगे ये 25 बार बराबर 0। कोष्ठक की संख्या हमारी यहाँ पर एक जैसी, तो हम 2x प्लस 25 कोष्ठक की संख्या एक बार कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे x माइनस 12 बराबर 0। अब हमें इस प्राथमिक कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम आगे इसको हल करेंगे। 2x प्लस 25 बराबर 0, तो 2x बराबर जब हम इस 25 का पक्षांतरण करेंगे तो 25 हमारे हो जाएंगे माइनस के, और यहाँ पर x बराबर आएगा माइनस के 25/2। इस प्रकार से हम x माइनस 12 बराबर 0 को भी हल करेंगे तो x बराबर आ जाएंगे 12। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी एक संख्या यहाँ पर हमें पॉजिटिव यानी धनात्मक प्राप्त हुई, और एक संख्या हमें यहाँ पर ऋणात्मक प्राप्त हुई। तो कभी भी प्राथमिक कक्ष की लंबाई और चौड़ाई जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये माइनस के 25/2 हमारे यहाँ पर निरर्थक हैं। हम लिख देंगे प्राथमिक कक्ष की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः यह निरर्थक है। तो हमारे पास जो x बराबर 12 हमें धनात्मक प्राप्त हुआ, ये हमारे प्राथमिक कक्ष की चौड़ाई हो जाएगी। अतः प्राथमिक कक्ष की चौड़ाई बराबर 12 मीटर तथा प्राथमिक कक्ष की लंबाई 2x प्लस 1 यानी 2 गुणा 12 प्लस 1 बराबर 12 दूने 24 और 1 25 मीटर होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो प्राथमिक कक्ष की चौड़ाई हमें प्राप्त हुई 12 मीटर, और प्राथमिक कक्ष की लंबाई 25 मीटर हमें यहाँ प्राप्त हुई। और इस प्रकार से हमारा ये जो लास्ट एग्जाम्पल था वो अब समाप्त होता है, और इसी एग्जाम्पल के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम जो इसके अगले उदाहरण हैं उनको हल करेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.